नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस अकेडमी पे। इंदौर आईएएस के इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये हम शुरुआत कर रहे हैं, पर इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा-सा मध्यकाल इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती है, उसकी कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि होती है। उसी तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस वीडियो पे हम लोग जो भारत में जो यूरोपियन आए थे व्यापार करने शुरुआत में, उन्हीं की कुछ पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे। समझेंगे कि कौन-कौन से देश हमारे देश से संबंध बनाए और किस तरीके से भारत आए, क्या कारण रहा था उनके भारत आने का और किसको क्या लाभ हुए, क्या हानि हुए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें सबसे पहले आप एक नाम याद रखेंगे, प्रिंस हेनरी का। प्रिंस हेनरी, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है और वो नाम था द नेविगेटर। द नेविगेटर नाम था। ये कौन था? ये थे पुर्तगाल के राजा। इनका नेविगेटर निकनेम इसलिए पड़ा था क्योंकि इनके समय काल में, जो भी इनका शासन काल था, उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग की खोज करवाई थी। अब प्रिंस हेनरी के बाद सबको एक नाम ज़रूर याद रखना चाहिए, क्रिस्टोफर कोलंबस का। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में वे अमेरिका की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद एक नाम आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 में की थी, पर इससे पहले एक ईयर और याद रखिएगा, 1495-96 का। 1495-96 में ये भारत की खोज के लिए पहली बार निकला था। अगर क्वेश्चन आता है वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए पहली बार कब निकला, तो ये आंसर आपको मारना है और नियरेस्ट आंसर है 1496 का। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि वास्को डी गामा ने खोज कब की, तो 1498 में मानना है आंसर। तो ये 1496 में क्यों यहाँ पर आया पर खोज नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस समय अफ्रीका तक ये जा पाया था, इसके बाद ये आगे नहीं जा पाया था। अफ्रीका के बाद इसके जो भी साथ में आए थे जो नाविक लोग, उन लोगों ने मना कर दिया कि अभी भारत की खोज रहने देते हैं, वो अगली बार कर लेंगे, अभी केवल यहाँ से अफ्रीका से हम निकल जाएँ। केवल इस तरीके से ये अफ्रीका की खोज उस समय नहीं हो पाई थी। भारत की खोज उस समय नहीं हो पाई थी। तीसरा नाम आपको याद रखना है कैप्टन कुक का। कैप्टन कुक ये कौन थे? इसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों देश की खोज की थी। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले पुर्तगाल देश से। पुर्तगाल देश इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि भारत में खोज करने वाले 4 मुख्य देश माने जाते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा पुर्तगाली ही था। तो 4 देश कौन से हैं? पुर्तगाल, फिर उसके बाद डच या फिर हॉलैंड, या तो इसको अभी इस समय लेटेस्ट नेम में इसका जाना जाता है नीदरलैंड, ठीक। और तीसरा नाम आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। चौथा नाम है फ्रांस का, जिसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता था। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम पुर्तगाल से शुरुआत करेंगे, पोर्चुगीज़ से। इंग्लिश में इसको पोर्चुगीज़ कहते हैं। तो पुर्तगाल में एक सबसे महत्वपूर्ण डेट है 17 मई 1498 में। इस दिन वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत कैसे पहुंचा था? इसको अफ्रीका देश में, एक अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर, केप ऑफ गुड होप। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पहुंचा था 95-96 में, और केप ऑफ गुड होप से वापस लौट गया था। फिर जब दूसरी बार आया था 1498 में, तब ये अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में पहुंचा, जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। वहाँ पर इसको एक गुजराती व्यापारी मिल गया था, जो कि इसको भारत लेकर के आया था। अब उसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद के साथ वास्को डी गामा भारत आया और भारत में कालीकट बंदरगाह में रुका। कालीकट कैलकाटा नहीं है, ये याद रखिएगा। वर्तमान में ये तमिलनाडु पे एक हिस्सा है। तो कालीकट बंदरगाह में आया था, जहाँ पर इसका स्वागत जमोरिन ने किया था। और जमोरिन से मिलने के बाद जमोरिन ने इसको भेंट स्वरूप काफ़ी सारा मसाला और जड़ी बूटी दिया था। उस मसाले और जड़ी बूटी को वो खर्च किया वापस ले जाकर के यूरोप में, और खर्च क्या किया, मेनली उसको यूरोप में ले जाकर के बेचा था, जिससे इसने 60 गुना मुनाफा कमाया था। अब उस 60 गुना मुनाफा को देखते हुए बाकी यूरोपीय लोगों को लगा भी कि भारत से जा कर के मसाला लाया जा सकता है और जिसको 60 गुना मुनाफे पे बेचा जा सकता है। तो यही देखते हुए दूसरा पुर्तगाली 2 साल के बाद भारत आ गया, जिसका नाम था पेट्रो क्रेबर। पूरा नाम था पेट्रो एल्बियर्स क्रेबर। इसने भी भारत आया और ये भारत आकर के बहुत सारा मसाला लिया और जा कर के ये भी 60 गुना मुनाफे में पुर्तगाल में जाकर के बेचना शुरू किया। अगर पूछा जाएगा कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये भी हुई थी 1498 में, जब वास्को डी गामा भारत आया था। सेकंड भारत आने वाला पेट्रो क्रेबर है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं सन 1503 की। 1503 वास्को डी गामा सेकंड टाइम भारत आ आता है और इस बार फिर से भारत आता है और बहुत सारा भारत से फिर मसाला लेता है और चला जाता है।
क्वेश्चन आएगा अगर कि वास्को डी गामा सेकंड टाइम भारत कब आया, तो सन 1502 में ये भारत आता है। 1503 में भारत आने वाला एक दूसरा यात्री था अल्बुकर्क। ये भारत आता है, भारत भ्रमण करता है। इस समय ये एक जहाज़ का कप्तान के रूप में भारत आया रहता है, भारत को देखता है, समझता है और ये फिर वापस चला जाता है। ये लेकिन कुछ समय के लिए ही जाता है। और इसी के जब आया था भारत, उसी के कुछ समय बाद से कोचीन में पुर्तगालियों की फैक्ट्री लगना शुरू हो गई थी। तो इससे ये क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, तो वो लगी थी कोचीन में। कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री लगी थी। अब 1503 के बाद डेट आती है 1505 से लेकर के 1509 तक। इस समय पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में नियुक्त होता है, जिसका नाम रहता है फ्रांसिस डी अल्मेडा। ये भारत आने वाला पहला या फिर पुर्तगाली गवर्नर रहता है, फर्स्ट, जो कि भारत आया था। और इसने एक पॉलिसी चलाई थी जिसका नाम होता है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्योंकि इस समय तक पुर्तगालियों को समझ में आ गया था कि भारत के साथ डील कैसे करना है, इसलिए पूरा पुर्तगाल का रोड मैप कि किस तरीके से भारत में रहकर बिजनेस स्टार्ट करना हो और ग्रो करना है, इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगालियों को सारा कुछ अपना रोड मैप बना लिया था। फ्रांसिस डी अल्मेडा भारत में 1509 तक रहा और फिर ये वापस जाता है। और इसके वापस जाने के बाद अगला जो पुर्तगाली गवर्नर भारत आता है उसका नाम रहता है अल्बुकर्क। तो सन 1509 में अल्बुकर्क भारत आता है और 1515 तक ये भारत में गवर्नर रहता है अल्बुकर्क। अगर क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों का ये संस्थापक कौन था भारत में, तो वो है फ्रांसिस डी अल्मेडा। बट अगर क्वेश्चन आता है कि वर्तमान संस्थापक किसे माना जाएगा पुर्तगालियों का भारत में, तो ये है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी नीतियाँ बनाई पुर्तगालियों के लिए, जैसे कि पुर्तगालियों का स्थापना तो वास्तविक तौर पे करा ही, और 1510 में इसने सबसे पहले 1510 में ये गोवा को अपने कब्जे पे लेता है। इस समय गोवा में शासक रहता है यूसुफ आदिल शाह। इससे पुर्तगाल अल्बुकर्क लड़ाई करता है और गोवा को अपने कब्जे पे ले लेता है। अब नीचे कोचीन है, यहाँ पर गोवा है, बीच में बहुत बड़ा एरिया है विजयनगर का। विजयनगर वर्तमान में ये कर्नाटक का जो हिस्सा आता है। विजयनगर इतना बड़ा क्षेत्र था, ये जीत तो सकता नहीं था। तो इसने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और यहाँ पर कालीकट से लेकर के यहाँ गोवा तक जाने में अपनी पूरी रास्ता को आसान कर लिया, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना रह सके। इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक फेमस नेम और आता है नीनो डी कुन्हा। इसने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। इस जो अभी तक कोचीन में पुर्तगालियों की राजधानी हुआ करती थी, कोचीन से शिफ्ट होकर के गोवा में राजधानी करने का श्रेय जाता है नीनो डी कुन्हा को। इसके अलावा सन 1542 का समय था जब एक फेमस संत पुर्तगाल से भारत आया था, इनका नाम था फ्रांसिस जेवियर। 1542 में फ्रांसिस जेवियर अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आते हैं। और ये जाहिर सी बात है, कोई भी विदेशी आ रहे हैं तो अपना ही धर्म का प्रचार प्रसार करने ही आए थे। और इसके बाद सन 1662 में ब्रिटिश के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की महारानी कैथरीन ब्रिगेंजा से हुई, जिसके बाद पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दे दिया था चार्ल्स द्वितीय को, और चार्ल्स द्वितीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया। तो फिर उसके बाद वो एक अलग हिस्सा है जिसको हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इसी तरीके से बम्बई में शासन हुआ था। पुर्तगालियों के अगर क्वेश्चन आता है पुर्तगालियों से भारत को क्या क्या मिला, तो ये चीज़ बहुत ही आसान है। बहुत सारे खाने के पदार्थ हैं वो ज़्यादातर पुर्तगालियों से ही मिला, जैसे कि मूंगफली, तंबाकू, अनानास, लीची, संतरा, आलू, मक्का, काजू, तंबाकू, पपीता, बहुत सारे नाम हैं। तो आपको उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, सन 1565 की बात है, जब प्रिंटिंग प्रेस पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने ही भारत में खोली थी। और इस प्रिंटिंग प्रेस में किस चीज़ की किताब छपी थी, ये जड़ी बूटियों के बारे में छपी थी। अगर क्वेश्चन आता है कि पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, कोचीन में, सेकंड फैक्ट्री गोवा में। अगर कौन से पुर्तगाली ने अपनी राजधानी कोची से हटा करके गोवा की, वो है नीनो डी कुन्हा।
क्वेश्चन एक और अगर आ सकता है, 1535 की बात है, सन 1535। इस समय दीव, जो वर्तमान में गुजरात के पास है, 1535 में दीव और 1559 में दमन, ये दोनों क्षेत्र पुर्तगालियों ने अपने कब्जे पे लिया और इसमें शासन करना भी शुरू किए। तो पुर्तगालियों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे मैंने इस वीडियो पे कवर किए हैं। अब आगे हम चलते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, जो है डच। डच डच जिसको अन्य नाम मैंने पहले भी बोला है, हॉलैंड या फिर नीदरलैंड, ये तीनों नाम एक ही हैं। अब ये डच वालों का क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो भारत में नहीं रहा, ये मेन इंडोनेशिया चले गए थे, पर फिर भी थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं। 1602 की बात है, डच कंपनी भारत में अपनी स्थापना करती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, डच EIC, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में इनकी स्थापना होती है। और फिर इसके बाद ये लोग अपनी कंपनी जब चलाते हैं, शुरुआत में तो एक इसका वास्तविक नाम ये था, वेरिंग डी ओस्ट इंडसे कंपनी, वेरिंग डे ओस्ट इंडसे कंपनी। ये कंपनी कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड थी, जिसमें संयुक्त रूप से पूंजी व्यवस्था चल रही थी, जो कि अपनी स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन आता है भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था, तो ये पहला डच यात्री था कार्नोलिस डी हैचमैन। कार्नोलिस डी हैचमैन ये पहला डच यात्री था जो भारत आया था। और पहली डच की व्यापारिक कंपनी कहाँ पर स्थापित हुई थी? फर्स्ट फैक्ट्री ये है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आज के आंध्र प्रदेश में आता है। मसूलीपट्टनम में डच की पहली फैक्ट्री थी और इसने और भी फैक्ट्रियाँ लगाई, जैसे कि 1610 में पुलिकट में एक फैक्ट्री लगाई थी, 1616 में सूरत में एक फैक्ट्री लगाई थी, बंगाल में फैक्ट्री पिपली नाम की जगह पे लगी थी। डच की आखिरी फैक्ट्री की हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। बात है 1759 की। 1759 बेंद्रा में डच की लड़ाई होती है, डच वर्सेस ब्रिटिश, इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें से अंग्रेज़ों ने डच को हरा दिया था बुरी तरीके से। और हराने के बाद इन्होंने बेंद्रा की एक संधि की, जिसके तहत डच कंपनी भारत छोड़ के आगे की तरफ बढ़ेगी और ये भारत में राज नहीं करेंगे। अब ब्रिटिश के केवल 2 कॉम्पिटिटर रह गए थे, फ्रांस और पुर्तगाल। लेकिन पुर्तगाल ने भी अपने शादी कर दी थी ब्रिटिश वाले महाराज से, इसलिए पुर्तगाल भी कंपटीशन से चला गया था। तो मेन लास्ट तक इंग्लैंड की लड़ाई फ्रांस से ही होती रही, जिसको इंग्लैंड बहुत आसानी से सही नहीं कह सकते, पर हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे कूटनीतिक तरीके से फ्रांस को हराता है और 200 साल तक भारत में राज करता है। फिलहाल इस वीडियो पे इतना ही। आगे के वीडियो पे ऊपर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, कार्ड पे दूसरा वीडियो देख सकते हैं। और हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।